जैसा कि आपने कहा था कि किसी की नज़र ना लगे, बनियान वाले आ गए हैं, बम्बई वाले भी आ जाए तो और बेहतर बिहार बने। वो आ गए हैं, जो आप सोच रहे हैं ना, जो आप सोच रहे हैं वो भी आ चुके हैं। कई एक आध घटना हो गई, इसका मतलब पूरा बिहार खराब हो गया ये नहीं। जो मुस्लिम कम्युनिटी में पैदा हुए उनका एक ही काम है, दिन भर मुसलमानों को गाली देना। आपको लग रहा है बड़ा राष्ट्रवादी विचार का व्यक्ति है, हिंदू होकर हिंदू को गाली दे तो बड़ा सेकुलर जहन का आदमी, मुसलमान होकर मुसलमान को गाली दे तो राष्ट्रवादी विचार का आदमी। अरे जो अपने कौम का सगा नहीं है वो आपका सगा क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। देश में फिलहाल दो शाह की चर्चा, एक जो दिल्ली में बैठे और दूसरे जो बिहार में बैठे हैं, उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन। चर्चा इस कदर हो रही है कि वीडियो से लेकर फोटो तक वायरल हो रही है और ये कहा जा रहा है कि भाई काम बोलता है। जिस लैंडलॉक स्टेट के नाम पर यह कहा जाता था कि उद्योग नहीं आ रहा है, वहां अब उद्योग लगने लगे हैं और इसके लिए चाहे आप सोशल मीडिया पर पोस्ट देखें या खबरों में देखें तो शाहनवाज हुसैन छाए हुए हैं। शाहनवाज जी, बिहार तक पर सबसे पहले तो आपका स्वागत है। सर, जब इन्वेस्टर्स मीट हो रहा था, पहली बार एक तस्वीर वायरल हुई और इस तस्वीर में नीतीश कुमार आपकी पीठ थपथपा रहे थे और कानों में कुछ कहा भी। हालांकि वो ऑडियो तो किसी ने सुना नहीं, लेकिन ये कहा जा रहा था कि ये पहला मौका है जब नीतीश कुमार ने किसी मंत्री के पीठ पे हाथ रख के कहा हो कि कुछ तो अच्छा हुआ है। क्या कहा था उन्होंने एग्जैक्टली? नहीं, उन्होंने जो कहा था वो तो माइक पे ही कहा था। और नीतीश कुमार जी एक सीनियर लीडर हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की कैबिनेट में उनके साथ 5 साल मैंने कैबिनेट में काम किया है। तो मैंने भी उनको नज़दीक तौर पे देखा है काम करते हुए, क्योंकि उस वक्त कैबिनेट में मैं सबसे छोटा था तो उनको बड़े भाई की तरह मैं ट्रीट करता था। और वो रेल मंत्री थे तो मैंने ज़बरदस्ती ज़िद करके उनसे किशनगंज में राजधानी रुकवा ली थी। एक नहीं, 2 राजधानी, बड़े बड़े स्टेशन पे। बाढ़ में नहीं रोकी उन्होंने, लेकिन किशनगंज में हमारी ज़िद, वो कहते भी थे आप तो बाल हट कर रहे हैं, कैसे रोकें। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कीजिए कि जेट को आप पटना ला दीजिए। उस वक्त जेट नहीं आता था, तो हमने जेट को कहा भाई पटना फ्लाइट शुरू करो, और बदले में जी, और उन्होंने राजधानी वहाँ रुक दी। हमने भी उनके यहाँ क्षेत्र में एक सूत मिल थी, जब मैं टेक्सटाइल मिनिस्टर बना तो हमने उनके यहाँ बंद सूत मिल को चालू कर दिया जाके मुकामा में। तो रिश्ता बहुत पुराना है और गठबंधन भी पुराना है। और वो जानते हैं कि मैं तो जब किशनगंज से जीत के आया था तो उस वक्त तक मेरा परिचय भी ज़्यादा नहीं था, क्योंकि बीजेपी के लोग, मैं युवा मोर्चे का राष्ट्रीय मंत्री था, उमा भारती जी अध्यक्ष थी, पार्टी के लोग मुझे जानते थे। लेकिन जो गठबंधन के नेता हैं, नीतीश जी इतने बड़े नेता थे उस वक्त एनडीए में कि जब मैं मंत्री बना तभी दिग्विजय सिंह जी ने मेरा परिचय उनसे कराया, और वो रिश्ता बहुत पुराना है। तो जब इस बार मेरी पार्टी ने मुझे हुक्म दिया, मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने, पार्टी के अध्यक्ष नड्डा जी ने हमें हुक्म किया कि आपको बिहार जाना। तो मेरे लिए भी उस वक्त सवाल था कि मुझे बिहार जाना है। विधानसभा का चुनाव लड़ने की पहले बात थी। बाद में मैं विधानसभा के चुनाव में कोविड पॉजिटिव हो गया, पूरे चुनाव में मैं नहीं रहा। फिर पार्टी का हुक्म हुआ कि आपको बिहार जाना, और मैं तो पार्टी का वफादार सिपाही हूँ। मुझे जो हुक्म होता है, नीरज जी तो बहुत दिनों से मुझे युवा मोर्चा के ज़माने से जान रहे हैं, तो वो पार्टी जो कहती है, पार्टी ने हमको कहा जाओ किशनगंज, पहली बार जो सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी का इलाका था, और कमल खिलाओ, और हमने जाके किशनगंज में कमल खिलाया। फिर पार्टी ने कहा जाओ भागलपुर, जहाँ कभी कांग्रेस के दौरे इक़्तिदार में हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था, वहाँ पर मोहब्बत का फूल खिलाओ। हमने वहाँ मोहब्बत स्थापित किया। पार्टी ने कहा जाओ कश्मीर, 48 दिन रहा, एक दिन भी इधर उधर नहीं गया, और वहाँ भी घाटी में कमल खिला के आया। फिर पार्टी ने कहा जाओ बिहार और उद्योग लगाओ। तो जो मेरे विरोधी थे मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे ये उद्योग मंत्री बने हैं, मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो हैं, उद्योग है नहीं और उद्योग मंत्री बन गए। तो मुझे लगता था कि ये बात सही है कि जब मेरे दोस्तों ने एक दावत रखी थी जब मैं मंत्री बना,
तो मेरे भागलपुर के बहुत जो मेरे समर्थक थे उन्होंने खाना भी नहीं खाया। उन्होंने कहा ये कौन सा विभाग मिला है, और मैंने कहा कि जो काम मुझे मिला है उस काम को पूरा करेंगे। अब देखिए, हमने पहले इथेनॉल पॉलिसी बनाई, फिर अब टेक्सटाइल और लेदर की पॉलिसी हम लॉन्च कर रहे थे। तो मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो बाइट आपने सुनी कि उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में काम हुआ, लेकिन उद्योग में जितनी सफलता मिलनी थी नहीं मिली, लेकिन शाहनवाज साहब आए हैं और सारा क्रेडिट हम शाहनवाज साहब को देते हैं। ये कह के वो मेरे पास आए और मुझे अपने गले से लगाया, कंधे पे हाथ रखा। तो वो मेरे बड़े हैं, मेरे से देखिए साथ में मैं मंत्री रहा, तो मेरे साथ में तो मैं अगर कहूँ तो मेरे साथ में तो जॉर्ज फर्नांडिस साहब, जसवंत सिंह जी, अडवाणी जी, जगमोहन जी, ढिंडसा साहब, प्रमोद महाजन जी, सुषमा जी, अरुण जेटली जी, इन सब के साथ में कैबिनेट मंत्री रहा। वो सब हमारे कैबिनेट कलीग रहे, लेकिन सब मेरे फादर फिगर और बड़े भाई की तरह, तो सबके साथ काम किया। तो मैं कभी ये नहीं भूलता कि मैं इज़्ज़त देता हूँ शुरू से, और कहते हैं ना कि आप इज़्ज़त देते हो तो इज़्ज़त मिलती है। तो उन्होंने बड़ी इज़्ज़त बख्शी। मैं जहाँ काम कर रहा हूँ तो उन्होंने आके यही कहा कान में जो आप पूछ रहे हैं कि एकदम काम करते रहिए, पूरी मदद करेंगे। तो उन्होंने, मैं जब गया पहले तो 10 फरवरी को तो मैंने ओथ लिया मंत्री के तौर पर। 11 फरवरी को मैंने जाकर उद्योग विभाग संभाला। ये जो आपका हॉल है इससे थोड़ा सा ही बड़ा था। हमने कहा यहाँ कहाँ बैठेंगे, उद्योगपति आएंगे तो कहाँ जाएंगे। बाथरूम से भी बू बहुत तेज़ आ रही थी। हमने कहा कि बिहार में कौन आएगा उद्योग लगाने, ये तो परसेप्शन का सवाल है। तो हमने कहा कि बिहार में बड़ी क्षमता है, 3rd लार्जेस्ट स्टेट है। तो हमने सबसे पहले मुख्यमंत्री जी से जब मुलाकात की, जो बात आज माइक पे कही वो बात उन्होंने मुझे तब कही थी, और उन्होंने कहा देखिए हम लोग बहुत सफलता नहीं प्राप्त कर सके, आप आए हैं और आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर रहें, टेक्सटाइल मिनिस्टर रहें, आपका जो पद परिचय है उसका पूरा लाभ बिहार को होगा, आप काम कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो हमने पहले इथेनॉल पॉलिसी बनाई। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अब हम पेट्रो डॉलर पे हमारा खर्च होता है डॉलर, तो हम पहली बार जब इथेनॉल की पॉलिसी प्रधानमंत्री जी ने बनाई तो उन्होंने कहा कि ब्लेंडिंग करेंगे 10%, 15%। हमने इसको कहा कि हम बिहार करेगा, मक्का बिहार में पैदा होता है और इथेनॉल बनाने में पानी लगता है, पानी भी बिहार के अंदर है, मक्का भी बिहार के अंदर है और सस्ते लेबर भी बिहार के अंदर है। तो हमने कहा बिहार तो इसका हब बनाएंगे। तो इथेनॉल पॉलिसी बनाई, 5 करोड़ कैपिटल सब्सिडी, ब्याज में 10% की छूट और भी बहुत सारी फैसिलिटी दी। तो हमारी उम्मीद से ज़्यादा कोरोना काल में, मार्च में चुनाव था बंगाल का, हम बंगाल चले गए इथेनॉल पॉलिसी पास करके, वहाँ गए, फिर आसाम चले गए, डाइनिंग टेबल पे मिले नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमने फिर उनसे हट किया, हमारे बड़े भाई की तरह हैं, उनके छोटे भाई मेरे साथ पढ़ते थे। मैंने कहा हमें मेगा फूड पार्क चाहिए, 2 बचा था, एक बीकानेर को मिला, एक बिहार को मिल गया। उसके बाद इथेनॉल पॉलिसी बनाई। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल बिहार में आए, 30,000 करोड़ के, लेकिन हमारा कोटा 18,000 करोड़ मिला, जो मुख्यमंत्री जी लगातार मंच से मांग कर रहे हैं। और ये भी कहा कि उन्होंने अमित शाह जी जो हमारे माननीय गृह मंत्री, उनसे भी कहा है कि बिहार में को कोटा में मत बांधिए। यानी तमिलनाडु को मिल गया 100 करोड़ लीटर, क्योंकि वहाँ पेट्रोल ज़्यादा जलता है और बिहार के अंदर हम लोग डीजल वाले ज़्यादा हैं, तो डीजल ज़्यादा जलाते हैं तो उसमें मिक्सिंग नहीं हो रही। तो इसलिए हमने 36 करोड़ लीटर, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने फिर बातचीत किया पेट्रोलियम मिनिस्टर साहब से, उन्होंने इसको 36 करोड़ लीटर किया। तो अभी हम बना रहे हैं उसको। जैसे आपने कहा कि पीठ थपथपाई और तारीफ की, वो तो सब पूरे देश ने सुना है, लेकिन इसके पहले जब दिल्ली में समिट हो रहा था, इन्वेस्टर समिट, तो उसमें तो नीतीश कुमार आए नहीं थे। नहीं, उसमें वो नहीं आए, लेकिन उनका मैंडेट था। उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी बिना उनके इजाज़त के आ सकते हैं, डेवलपमेंट कमिश्नर उनके इजाज़त के बिना आ सकते हैं। और हमने पूरा फाइल पे अप्रूवल लिया उनसे, उनको बताया, उन्होंने कहा आप कीजिए, हमारा आशीर्वाद है। इन्वेस्टर समिट के दिन भी 2 बार फ़ोन किया उन्होंने,
कहा खूब अच्छे से कीजिए, पूरी दुआ है। लेकिन लोग बना लेते हैं कि अरे साहब नीतीश कुमार जी नहीं आए, कोई बात है क्या। इन्वेस्टर मीट हुआ, बहुत साल बाद हुआ, बिल्कुल बिहार तक ने तो कवर भी किया। उसके अंदर अडानी ग्रुप के प्रणब अडानी आए, उसके अंदर आईटीसी के चेयरमैन आए, लुलू ग्रुप के यूसुफ अली साहब विशेष तौर पे दुबई से आए, और बहुत सारी कंपनियां आई, और वो समिट सफल रहा। बड़े बड़े जो लोग आए वो अब बिहार के अंदर काम कर रहे हैं, यानी बिहार में काम होने लगा है। पहले लोग कहते थे कि आप उद्योग दिखाइए, अगर मैं आज आता और कोई उद्योग नहीं लगता तो आप तो 7 लोग बैठ के आज हमको ग्रिल कर रहे हैं, तो आप बताइए कि बिना उद्योग लगे हम जवाब दे पाते। आज पूर्णिया में इथेनॉल का प्लांट, फर्स्ट ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट 65,000 लीटर का पूर्णिया में बन रहा है। हम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट को इथेनॉल वहाँ से दे रहे हैं। 5 लाख लीटर का इथेनॉल का प्लांट चाइना के बाद एशिया का सबसे बड़ा बन गया, आरा में है, जल्द उसका उद्घाटन होगा। 2 प्लांट बन गया सिदौलिया में और गोपालगंज में, तैयार है, बस बटन दबाना है। उसी तरह 15 प्लांट में काम चल रहा है, नालंदा में चल रहा है, मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में करीब 4 इथेनॉल प्लांट में काम चल रहा है, मेगा फूड पार्क में काम चल रहा है, आईटीसी का पार्क बनवा रहे हैं, हिंदुस्तान लीवर के लोग आ रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हमने टारगेट पे लिया है। और अभी देखिए हमने ऑक्सीजन पॉलिसी बनाई थी। आपको मालूम है जब पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी से लोग मरे, लेकिन बिहार के अंदर ऑक्सीजन को हम हैंडल कर रहे थे, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, और हमने ऑक्सीजन पॉलिसी बनाई, वो कामयाब हुई। अभी टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी बनी, इसमें 10 करोड़ की कैपिटल सब्सिडी। इसके अंदर जो लोग कर्जा लेंगे उनका ब्याज बिहार सरकार देगी 10% तक। जो एम्प्लॉय रखेंगे, अगर 15,000 तनख्वाह देंगे तो 10,000 वो देंगे, 5,000 बिहार सरकार देगी। रजिस्ट्री कराएंगे, अब इंडस्ट्री के लिए रजिस्ट्री कराने पे रजिस्ट्रेशन फ्री, कन्वर्जन फ्री, बिजली 2 रुपये फ्री। अब बांग्लादेश में आज जो आप शर्ट और ये टी-शर्ट पहने हुए हैं, ये सब कहाँ बनता है? ज़्यादातर इंडियन कंपनी भी बांग्लादेश में बना रही। हम बांग्लादेश के बगल में, बिहार और बांग्लादेश की आबादी में ज़्यादा अंतर नहीं। हम कहते हैं हम देश की ज़रूरत बनेंगे, हम देश का कंधा बनेंगे, हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बिहार के अंदर लाएंगे। मेगा टेक्सटाइल पार्क में लोग कहते थे ज़मीन नहीं मिलेगा, 1000 एकड़ चाहिए, 1719 एकड़ हम लोगों ने तलाश ली ज़मीन बेतिया के पास। आप आगे जाइए सीधे चंपारण में कुशीनगर एयरपोर्ट के पास, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं गया में 2000 एकड़ का, सिल्क को डेवलप कर रहे हैं भागलपुर के अंदर, टेक्सटाइल को पूरे मिथिला में मखाना को डेवलप कर रहे हैं। हम लोग कंज्यूमर, हमने लोगों से कहा छोड़ दीजिए पुरानी बातें। पुरानी बातें ऐसी थी, बिहारी का मतलब क्या है कौन जानता है? बिहार के लड़के IAS है, IPS है, IITN है, IIM में है, कहीं जाइए हम पीछे हैं। ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, पूरी दुनिया को ज्ञान हमने दिया है। विक्रमशिला कहाँ है? बिहार में। नालंदा कहाँ है? बिहार में। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ मिला? वही पेड़ के नीचे गया के अंदर। और भगवान महावीर कहाँ पैदा हुए? बिहार में। गुरु गोविंद सिंह जी कहाँ पैदा हुए? बिहार में। नेताओं का नाम ऐसे तो जयप्रकाश नारायण जी, कर्पूरी ठाकुर जी, राजेंद्र बाबू, कितना नाम गिनाए कम होगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमने पूरे देश के अंदर जाकर कहा, 6 महीने हम घूमते रहे। कई लोग मजाक उड़ाते रहे, कहीं बिहार के मंत्री हैं ये बेंगलोर घूम रहे, हैदराबाद घूम रहे, भिलवाड़ा जा रहे हैं, ये कलकत्ता जा रहे हैं। तो हमने सब जगह जाकर कहा फिल्मी प्रिस्क्रिप्शन हटाइए, बदल गया है बिहार। पहले अपहरण जो फिल्म देखी, गंगा जल देखी, जो शूल देखी, जो बिहार पे बनी फिल्में देखी, वो पुराने दौर की कहानी थी। अब सुपर 30 के दौर की कहानी, अब बिहार पे सुपर 30 बन रहा है। तो हमने कहा कि एक बार तो आइए बिहार में, ये नारा दिया। और फिर मैं मिला सारे हौजरी वालों से जाकर, उन्होंने कहा जी हमारा तो सबसे ज़्यादा गंजी बनियान भाई बिहार में ही बिकता है। उनका बड़ी अच्छी बात है। मैंने कहा सिर्फ बेचिए नहीं, बनाइए भी बिहार में, और एक बार तो आइए बिहार में, आकर देखिए। तो बिहार के अंदर काम होने लगा। ये जो टेक्सटाइल पॉलिसी, ये चिंता किसी राज्य को नहीं करना है, बांग्लादेश और वियतनाम को करना है बिहार से। हम इंटरनेशनल बॉर्डर पर हैं, हमारा जो स्टेट है वो बॉर्डर पर है। आपको पता है
आप बिहार तक की टीम भेजिए। गलगलिया में, किशनगंज में एक ग्लूकोज और स्टार्च की फैक्ट्री लग गई, एक पेवर ब्लॉक की लग गई, ऑर्गेनिक तरीके से, सरकार का कोई सहयोग नहीं। और अभी एक बिस्किट फैक्ट्री है, उसकी 173 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जिसके अंदर 900 लोगों को वर्दी पहना के रोजगार मिलेगा, वहाँ पे काम हो रहा है। उसी तरह बड़ी बड़ी कंपनियां फूड प्रोसेसिंग में आ रही। हमने जो वरुण बेवरेज की लगाई वहाँ बरौनी में, 10 महीने में लगा दी। जिस दिन मेरे पास ज़मीन मांगने आए, विदिन 1 वीक दे दी। और हमने कहा 7 वर्किंग डेज में देंगे। ईज एंड डूइंग बिजनेस में बिहार 27वें नंबर पे था। हमने कहा इसको टॉप 7 के अंदर ले जाएंगे। तो हमने कहा कि जब इथेनॉल की भी बात हुई थी तो हमने 172 करोड़ लीटर बिड किया। इसलिए मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि बिहार को कोटा में मत बांधिए, मक्का हमारे पास, पानी हमारे पास, और आप इथेनॉल कहीं और बनाएंगे। तो इसकी कोशिश कर रहे हैं। शाहनवाज जी, आपने कहा कि अपहरण और गंगा जल के नज़रिए से बिहार को मत देखिए, सुपर 30 के नज़रिए से देखिए। 15 दिन पहले 24 मई को एक खबर छपी थी, विजय कुमार सिन्हा जी स्पीकर हैं, उन्होंने कहा था कि बिहार सरकार जो है लॉ एंड ऑर्डर पर ठीक से काम नहीं कर रही है। उन्होंने कहा था कि अफसरों की जवाबदेही नहीं है और अच्छे अफसरों को उठा के अलग अलग जगह पर भेज दिया जाता है, सरकार में शामिल हैं, उन्होंने बयान दिया था। पिछले दिनों बिहार की ज्वेलर्स एसोसिएशन ने एक आवाज़ उठाई थी कि 2019 में जो सोने की लूट शुरू हुई थी बिहार में अलग अलग जगहों पर, 2019 से अब तक लेके 400 वारदात हो चुकी हैं। और ज्वेलर एसोसिएशन ने बहुत सरकार से ये कहा था कि भाई ऐसे हम काम नहीं कर पाएंगे। एनसीआरबी का डाटा भी कुछ ऐसा ही कहता है कि ग्राफ 2016 के बाद से चढ़ रहा है। तो फिर ऐसी हालत में ये कैसे दावा किया जा सकता है कि उद्योगपति आएंगे? और देखिए, उद्योगपति तो आ रहे हैं नीरज जी, और ये सही है कि क्राइम तो मैनहट्टन में भी हो जाता है। लंदन में भी आप अच्छी मोबाइल और घड़ी लेके चलिएगा तो साइकिल चलाते हुए ऐसे छीनते हुए निकल नहीं, आप देख लीजिए, गूगल कर लीजिए आप उस तरह। और नोएडा आते वक्त में भी आप दिल्ली से आए तो कई एक आध घटना हो गई। इसका मतलब पूरा बिहार खराब हो गया ये नहीं, मैं इसी बात को कर रहा हूँ। मैं बिहार का जो सरकार क्या होती है, कैबिनेट होती है, और कैबिनेट के अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी होते हैं। मैं कैबिनेट का सदस्य हूँ, मेरी जिम्मेदारी, मैंने शपथ थोड़ी ली उद्योग मंत्री की, मैंने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। तो मेरी जिम्मेदारी है कि बिहार की जो तस्वीर है उसको सही दिखाया जाए। हम आपसे तुष्टीकरण नहीं चाहते, ऐसे भी देश में तुष्टीकरण बंद हो चुका है, तो हम नहीं चाहते कि आप हमारा तुष्टीकरण बिहारी होने के नाते कीजिए। हम ये कह रहे हैं कि नेशनल क्राइम ब्यूरो के रिकॉर्ड के हिसाब से हमारी रैंकिंग दीजिए, और उसके हिसाब से हम कहते हैं कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। हमारे मुख्यमंत्री सबसे एक्सपीरियंस मुख्यमंत्री हैं, 17 साल से, सेंट्रल का भी एक्सपीरियंस है। हमारी गठबंधन की सरकार है, 2 दल की 3 दल की सरकार है। अब कोई एक पार्टी की सरकार होती है, वहाँ भी कई खटपट कांग्रेसी लोगों को नहीं देखते। छत्तीसगढ़िया का जो कांग्रेसी हैं वो कैसे लड़ते हैं, राजस्थान वाले देखिए क्या क्या होता है, और कई राज्य में, महाराष्ट्र में क्या क्या होता है। एक दल में होता है, हम तो 2 दल हैं। हमारे नेता अलग, हमारी नीति अलग, हमारा झंडा अलग, हमारा निशान अलग, हमारी विचारधारा अलग, लेकिन हम बिहार के लिए इकट्ठे हैं। और बिहार के लिए कमिटमेंट है कि 2025 तक नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार रहेगी। थोड़ा बहुत तो कुछ हम कहेंगे को वो सुनेंगे, वो कहेंगे हम सुनेंगे, यही होता है। कल तो सरकार में मंत्री हैं श्रवण कुमार, उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पद के भी उम्मीदवार हो सकते हैं नीतीश कुमार। ये तो मीडिया की आदत होती है कि आधी बात बताना, पूरी खबर बताइए, फिर दूसरी लाइन क्या कही। उन्होंने कहा कि बिल्कुल योग्य व्यक्ति हैं, प्रधानमंत्री बनाइए या राष्ट्रपति, हर पद को सुशोभित कर सकते हैं। ये भी कहा कि नहीं, वो इस सब दौर में नहीं है। नहीं, ये श्रवण कुमार ने, अभी आप गूगल कीजिए श्रवण कुमार का जो नहीं, मैंने तो जो पढ़ा है, देखिए मैं क्या करता हूँ कि कोई व्यक्ति, अब आप में से कोई कुमारा हो तो एलिजिबल बैचलर तो होते ही हैं, उनका नाम चलता है। जब मैं एमएलसी या उद्योग मंत्री नहीं बना था तो जब भी कोई राज्यसभा चुनाव आए, कुछ है, तो मेरा नाम चलने लगता था, ये हो सकते हैं क्या, और बाद में लोग कहते थे अरे आप नहीं हुए,
मैंने कहा हम कब कह रहे थे कि हम हो रहे हैं? तो कहने को तो लोग कहेंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये सरकार 2025 आपने अब ये बात छेड़ ही दी है तो मतलब थोड़ा सा पूछ लेते हैं, लेकिन फिर भी ना रिश्ते मिलके चल रहे हैं। लेकिन हर रोज खबर, आज भी खबर छपी हुई थी कि वो विमेन एजुकेशन, जो नीतीश कुमार ने कहा था कि जनसंख्या रोकने के लिए नीति से ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। संजय जायसवाल जी ने उसके खिलाफ एक सोशल मीडिया पोस्ट लिखा कि नहीं, इससे नहीं होगा। तो ये खटपट बनी रहती है, तेरी मेरी बने ना, तेरे बिना सरे ना वाला अंदाज चलता रहता है। देखिए, खटपट नहीं है, विचार है। और कई बार जो विचार होते हैं, आप क्या चाहते हैं कि गठबंधन में तुमको हो जो पसंद वही बात करेंगे, आइए दिन को कहो रात तो रात कहेंगे। ये भी जब अफेयर होता है, क्योंकि मैंने लव मैरिज की है, तब कहते हैं। और उस वक्त जो कहते हैं सामने वाले को यकीन भी होता है, मैं चांद ला के दूंगा। तो क्या कोई चांद ला के देता है क्या? सबको पता है कि झूठ बोल रहा है, चांद ला के देंगे। और तब भी वो जो प्रेमिका होती है वो यकीन होता है ये मेरे लिए चांद ला के देगा। और लेकिन जब शादी हो जाती है तो फिर सच्चाई पे लोग आते हैं कि भाई कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल हैं। इसलिए आप चाहते हैं कि एकदम जो बीजेपी कहे वो कार्बन कॉपी नीतीश जी कहें, जो नीतीश जी कहें वही बीजेपी कार्बन कॉपी कहे। तो फिर हम अलग दल क्यों हैं? फिर एक बार इकट्ठे हो जाएं। और जो हमारे दल में भी विचार होते हैं, हमारे यहाँ भी जो हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड है या सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है जिसका मैं भी मेंबर हूँ, तो वहाँ एक उम्मीदवार का नाम होता है, उस पर चर्चा होती है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। फिर चर्चा में से निष्कर्ष निकलता है कि ये ठीक होगा। तो लोकतंत्र में लोकतंत्र में अगर वाद विवाद नहीं हो तो इजिप्ट जैसा, जो एक ज़माने में कद्दाफी जैसा होता था कि जो उन्होंने कह दिया वही हो गया। इंडिया की यही डेमोक्रेसी है ना कि किसान का आंदोलन था, सरकार ने में देश के प्रधानमंत्री ने सोचा कि नहीं वो हम नहीं समझा पा रहे हैं तो कानून वापस ले लिए। यही डेमोक्रेसी है। अच्छा शहनवाज जी, चूंकि वादों की बात आपने कर दी, कह रहे थे आपकी कि चांद देने का वादा तो होता है लेकिन पूरा नहीं होता है। उद्योग मंत्री हैं आप, और हम लोग जब यहाँ से घर जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि पर्व त्यौहार का मौका हो, जो बिहार से आने वाले लोग हैं, खासकर जो मजदूर तबका जो वहाँ से पलायन करके यहाँ काम करने आता है, वो बाथरूम तक में ठूस कर जाता है। तो आप जब यहाँ से बैठकर ये वादे करते हैं, या बिहार में जब भी आप कोई बड़ा वादा करते हैं कि हम फैक्ट्री लगा रहे हैं, हम नौकरी देंगे, जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उनके लिए ये बातें चांद जैसी साबित होंगी या फिर वाकई में कुछ हो जाएगा? जो पलायन को रोकना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है बिहार के लिए। बहुत खटकता है कि आप कोविड के वक्त में लॉकडाउन लगता है और जब आप आते हैं तो आपको लाठी से मार मार के आपको दौड़ाया जाता है, भगाया जाता है, केमिकल से आपको नहला दिया जाता है, और बतौर बिहारी कलेजा कचोटता है, सबका कचोटता होगा, हमारा भी कचोटता है। तो उसको कैसे हैंडल करें? मैं बस एक ऐड ऑन कर लूँ, चूँकि जिस दिन आप बिहार में इन्वेस्टर्स मीट कर रहे थे उसी दिन शाम की मुजफ्फरपुर के ट्रेन की वीडियो, आप स्थिति देख लीजिए कि कैसे लोग जा रहे हैं। नहीं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप दोनों का। और एक बिहारी होने के नाते जो आपके मन में चलता है वो मेरे मन में भी वही चलता है। ये सही है कि हम बांग्लादेशी नहीं हैं, हम बिहारी हैं। और देश की में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, बिहार तक से आज तक हमें काम करने का अधिकार है, और कोई हमें काम फ्री में नहीं देता है। हमारा स्किल है, इसीलिए हमें एंकरिंग मिलती है, हमें डीएम की नौकरी मिलती है, हमें एसपी की मिलती है, हम केरल में भी एसपी डीएम बन जाते हैं। ये हमारा हक है, ये कहना साडा हक है। ये कोई ये न कहे कि बिहार का, अगर आप दिल्ली में काम कर रहे हैं, आप बिहार के हैं और दिल्ली में काम कर रहे हैं, तो आपको कुछ इस हक से महरूम नहीं कर सकता, ये मैं मानता हूँ। लेकिन आपको अच्छा लगेगा कि आप वहीं पर रोज़गार मिले। और मैं कहाँ दावा कर रहा हूँ कि पहले बहुत रोज़गार था, रोड, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, लॉ एंड ऑर्डर, सब में काम हुआ, कृषि में इतना काम हुआ। अब उस वक्त हम लोग उद्योग में काम नहीं कर पाए थे। एक तो बिहार का बंटवारा हो गया, झारखंड में चला गया, ये पूरा जमशेदपुर चला गया, धनबाद चला गया, रांची चला गया, झरिया चला गया, बोकारो चला गया, सब चला गया उस वक्त में। और उसके बाद
लोग क्या कहते थे, बिहार में क्या बच गया, बालू बच गया, आलू बच गया, और कोई एक नेता का नाम लेते थे। और जब वो नाम लेते थे तो बिहार में उस वक्त नीतीश कुमार जी को मौका मिला मुख्यमंत्री के तौर पर, तो उन्होंने रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बिहार किया। जैसे बिहार में अब कोई और अगर जब भी 10 साल बाद कोई दूसरा मुख्यमंत्री आएगा तो उसको गंगा जी पे बहुत सारे पुल मिलेंगे। पहले तो सिर्फ मोकामा से होके जाना या भागलपुर होके जाना, तीसरा पुल पटना होके जाना, या एक सोन पे जाइए तो कोइलवर होकर जाना, लेकिन वो अब जो है वो कई पुल मिलेंगे। उसी तरह चौड़ी चौड़ी सड़कें मिलेंगी। मिर्ज़ा चौकी से मुंगेर से मिर्ज़ा चौकी 4 लेन सड़क मिलेगी, साहेबगंज का पुल मिलेगा। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ। और उसके बाद इंडस्ट्री में जब सीएम साहब ने खुद कह दिया, उन भाषण में कह दिया कि जितना प्रयास किया उतनी सफलता नहीं मिली, तो नहीं मिली होगी। अभी जो मिली है तो हम क्या कह रहे हैं, हम किसी का रोज़गार छीनना नहीं चाहते। हरियाणा ने कहा कि 80% हरियाणवी को रोज़गार दो, कहा तो बहुत से शू कंपनी वाले, लेदर वाले मेरे पास आए कि साहब साढ़े हमारे 80% तो बिहार के वर्कर हैं, स्किल्ड लेबर हम हैं। कई चीज़ों में जो कुशल कारीगर हैं, यानी ये जो शर्ट बनाना है, इसमें बटन लगाना है, ये ट्राउज़र बनाना है, इसको बनाने वाले बिहारियों के हाथ है। बिहारी के हाथ में जादू होता है, दिमाग में तेज़ी होती है, ये हमारा डीएनए है, क्योंकि हमने ज्ञान बांटा है दुनिया को, वहीं से ज्ञान निकला है। तो हम अगर हमें कोई कह रहा है तो हम उन कंपनी वाले से कहते हैं ठीक है आप किस रोज़गार ज़रूर दीजिए, हम किसी का हक मारना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि आप बिहार के अंदर आइए। तो हमने क्या नारा दिया, हमने कहा सिर्फ बेचिए नहीं, बनाइए भी बिहार में। अब महाराष्ट्र में एक बड़ी कंपनी है जो फर्नीचर बनाती है, उसकी फैक्ट्री महाराष्ट्र में है और सबसे बड़ा मार्केट उसका बिहार में है। तो हमने कहा कि भाई सिर्फ वहाँ बनाइएगा, वहाँ लोग कोई आ जाएगा कहेगा जी बिहारी है, कभी पीट रहा है, और हम बना भी रहे हैं, हम हमारे यहाँ बेच भी रहे हैं। तो हम नई परचेस पॉलिसी के लिए भी बात की मुख्यमंत्री जी से कि जो सरकारी दफ्तर में जो चीज़ें ली जाएं या सरकारी टेंडर में, उसमें अगर आप मेक इन बिहार है तो उसको प्राथमिकता दी जाए। तो बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ लगाने लगेंगी, एक ऑर्डर से गेम चेंजर हो जाएगा वो ऑर्डर, वो यहाँ बनाएंगे। हम ये कह रहे हैं ये जो बनियान वाले हैं सबका नाम लेके उनका तो हमको ऐड नहीं करना है। शाहरुख खान या सलमान खान करेंगे तो पैसा लेंगे, मैं फ्री में क्यों करूं उनका ऐड। तो मैं उनसे मिला जाके कलकत्ता में, हमने कहा कि आप आइए और जो बिहार में बेचते हैं उतना ही बनाइए। अगर हम 12-13% हमारी आबादी का हो जाता है, हम करीब 13-14 करोड़ हैं, तो कितना बड़ा मार्केट है। आज बिहार में आप जाइए, क्या है, बड़ा बड़ा गोडाउन बन रहा है, बड़ी बड़ी कंपनी आ रही है, माल डंप कर रही है। हम ये कह रहे हैं बिहारियों के मन में ये आया है जो हमारे यहाँ बनाएगा हम उसी का खरीदेंगे। तो जो पहले आएगा, पहले बनाएगा, वो पहले फ़ायदा में रहेगा। तो हम काम कर रहे हैं, लॉजिस्टिक में काम कर रहे हैं, हम लोग मेगा टेक्सटाइल पार्क जो उसके अंदर काम करेंगे, सिल्क के अंदर काम करेंगे। हमने हमारी लीची है, हमारी लीची लोग लाते हैं जूस कंटेनर में और एक्सपोर्ट करते हैं दिल्ली से, बेंगलोर से। और जब डायरेक्टर जनरल जो DGFT का फॉरेन ट्रेड का रिकॉर्ड आता है तो बिहार कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, 0.53%, यानी 1% भी एक्सपोर्ट हमारा नहीं है। तो क्या लीची कहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, मखाना बिहार का एक्सपोर्ट हो रहा है कहीं साउथ के राज्य से। तो हम ये कह रहे हैं कि वो बिहार में डेवलप करेंगे हम। तो अभी हमने जो वरुण बेवरेज ने जब लगाई तो हमने उनसे कहा कि उनके यहाँ 40 उनकी मिल है, तो हमने कहा चीनी यहीं पैदा कर लीजिए। तो उन्होंने कहा हम चीनी मिल लगा देंगे। तो एक चीनी मिल की बात उनसे हो गई। प्लस हम पाइनएप्पल बहुत होता है किशनगंज के इलाके में, किसको मालूम है कि आसाम बंगाल के बाद सबसे ज़्यादा चाय बिहार बनाता है। वो किशनगंज का, जहाँ से मैं सांसद रहा हूँ, चाय के बागान है, टेम्परेचर भी कम है उस इलाके में।
तो दार्जिलिंग के बगल का जिला किशनगंज जिला है, तो हमने वहाँ कहा कि वहाँ पे आइए। हम ट्री बोर्ड ध्यान ही नहीं दे रहा था, अब मैं उनको पकड़ने वाला हूँ। तो हम लोग काम कर रहे हैं, और ये सही है कि जब भी कोई व्यक्ति दिखता है कि हम वहाँ ये कर रहे हैं, बिहार के लोग जब बाहर काम करते हैं तो हम इसके पक्ष में नहीं है कि बिहार के लोग सिर्फ बिहार में ही काम करेंगे। हम कोई अलग देश थोड़ी बन गए। यहीं चौराहे पर भीख मांगते बिहारी नहीं दिखते, इसी हाथ से काम करते बिहारी दिखते। कोई फ्री में पैसा नहीं देता साहब। अगर आप में टैलेंट है तभी आपको मौका मिलता है। कोई चैनल एंकरिंग जो है बिहारी है इसलिए नहीं देता, इसलिए देता है कि उसकी एंकरिंग बहुत अच्छी है, उसका अंदाज़ बयां बहुत अच्छा है, मेहनती है तो देता है। इसलिए चाहे कोई इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, आप चले जाइए, हीरो कम मिल जाएंगे, लेकिन जो बैकरूम बॉय जितने हैं वो बिहार के मिलेंगे। टेक्निकल सपोर्ट वाले हमारे लोग हैं। आपने कहा कि बनियान वाले तो आ गए हैं बिहार, तो बम्बई वाले कब बिहार आएंगे? नहीं, सब आएंगे। अभी तो मुझे आज मनसुख दिल्ली तक तो आए लेकिन बिहार तक नहीं आए अभी तक। अंबानी, अडानी आ चुके हैं साहब, नज़र न लग जाए इतना बताने को। मैं तो बिहार के जो लोग हैं उनसे कहने वाला हूं कि ज़रा आपकी दुआएं रहेंगी, आपकी उम्मीद पे खड़ा उतरूंगा। 14 करोड़ बिहारियों की दुआ है हमारे साथ, मुख्यमंत्री जी का पूरा सपोर्ट है और नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है। बिहार को तरक्की से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। अब हमने ठान लिया है, सुबह 7 बजे उठता हूँ, 12 बजे तक काम करता हूँ, और जो लोग दिन भर कहते हैं हम मिले नहीं, उनको बुलाता हूँ और अपने घर से मुख्यमंत्री जी या गवर्नर हाउस के आसपास 8 किलोमीटर उनको चला के बात करता हूँ, और फिर सुबह उठ के काम पे लग जाता हूँ। हमारी पत्नी शिक्षिका हैं दिल्ली सरकार में, केजरीवाल जी के जो स्कूल है उसमें पढ़ाती है, तो हम तो वहाँ अकेले रहते हैं। तो वहाँ पे मिशन क्या है, मेरे लिए कोई मंत्री का पद तो मेरे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 23 साल पहले हमें ये मौका दिया, यंगेस्ट एवर कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, और हमने उस वक्त भी काम किया। और आज हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने हमें मौका दिया अपनी जन्मभूमि की सेवा का, उनकी उम्मीद पे खड़े उतरना। इसलिए तो मोदी जी का सबसे बड़ा सपना इथेनॉल, क्योंकि हम किसी देश पर डिपेंड नहीं रहे, उसमें कौन कंट्रीब्यूशन कर रहा है, हम कर रहे हैं। मोदी जी के सपने को हम साकार करेंगे। शाहनवाज जी, मेरा सवाल थोड़ा सा हटके है इसमें। मेरा सवाल जुड़ा हुआ है पीके से। एक गांधी, प्रशांत किशोर से जुड़ा हुआ सवाल। अच्छा जी। एक गांधी को छोड़ के वो दूसरे गांधी के रास्ते पे चले गए और 2 अक्टूबर से शुरू करेंगे अपनी पूरी पद यात्रा। और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से लहर बनाई जाती है, मोदी की लहर बनने में समय लगा है, ऐसी वो लहर बनाएंगे और परिवर्तन लाएंगे। तो आपको लग रहा है कि कोई परिवर्तन ला पाएंगे, वो ये परिवर्तन होगा जिस तरह के दावे उन्होंने किए? मैं कोई उन पर क्या टिप्पणी करूंगा, क्योंकि उनको पूरा हक है काम करने का। बिहारी होने के नाते वो बिहार के हैं, अच्छे स्ट्रेटजिस्ट हैं, बहुत से लोगों को उन्होंने रोज़गार दे रखा है, बड़ा नाम किया है, अच्छी बात है। तो एक लीडर, कभी उन्होंने ममता जी को लीडर मान के उनके साथ काम किया, कभी मोदी जी को नाम लेकर काम किया। अब बिहार में किसको नाम लेकर काम कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो नहीं, वो अलग बात है, वो करें। अभी नए बच्चे बच्चियां बहुत से पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, पार्टी बना रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भी बिहार की एक लड़की आई, उसने बहुत अच्छा दावा किया और वो भी चुनाव में आए। आप में से भी कोई व्यक्ति जो है बिहार के हैं और आपका मन होगी बिहार में एक पार्टी बनानी है, तो क्या इलेक्शन कमीशन रोक देगा? ये तो आवाम तय करेगी। मैं न किसी को, मैं न एहसास कमतरी में रहता हूँ न एहसास बढ़तरी में रहता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि अभी 2025 तक कोई वैकेंसी किसी पोस्ट की नहीं है बिहार में। 2025 में जो काम करेगा, जनता का दिल जीतेगा, वही फिर राज करेगा। इसमें कोई और अलग अलग पार्टी तो बनती है, इसमें कोई किस सबको हक है। संभावना दिखाई दे रही है किसी तरह की, मतलब पार्टी तो बन गई, बट लेकिन आप इतने सीजन, इतने एक्सपीरियंस
पॉलिटिशियन है, तो कोई इस तरह की संभावना दिख रही है कि जो दावे हैं, वादे हैं, जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड के साथ वो गए हैं कि इतनी जगह उन्होंने चुनाव का प्रबंधन किया और सरकारें बनवाई, तो उस अब एक बात बताइए, आप कोई कितना बड़ा स्ट्रेटजिस्ट हो, क्या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना सकता है कोई? आप बताइए ना, कितना बड़ा स्ट्रेटजिस्ट हो, आप सब लोग मिल जाइए, अगर आप भी स्ट्रेटजी में साथ दीजिए तो बना सकते हैं क्या? लीडर चाहिए होता है जनता। मैं आपसे बता रहा हूँ ना, वो तो कुछ भी सकता हो देखिए होने का क्या है कि उन्होंने क्या किया वो कर रहे हैं। अब मेरी पूरी शुभकामना है उनको। अगर आप भी कोई पार्टी बनाएंगे, बिहार में आएंगे, मैं आपको भी शुभकामना दूंगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। उन्होंने बिहारी होने के नाते अच्छा नाम किया है, तो मैं बहुत आदर करता हूँ जो भी बिहार का व्यक्ति कहीं अच्छा काम करता है, बिहार का नाम करता है, मुझे बहुत खुशी होती है। शहनवाज जी, आपका नाम शहनवाज है, मुसलमान हैं आप और बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो जाहिर है आप पे इल्ज़ाम भी बहुत लगता है, कई आरोप लगते हैं, जवाब क्या देते हैं शहनवाज जी आप? आप पत्रकार हैं और आपका धर्म मैंने पूछा नहीं, नाम में क्या रखा है। हम हिंदुस्तानी हैं। पूजा पद्धति जो है, इबादत के जो तरीके हैं, मेरे निजी हैं। मैं एक मुस्लिम घराने में पैदा हुआ और मैंने उसको फॉलो किया। मुझे कहाँ कोई जवाब देने की ज़रूरत है। मैं कोई बैकडोर लीडर थोड़ी हूँ जिससे ये सवाल कर रही हैं। मैं तो फ्रंट डोर से आया हूँ। मैं तो किशनगंज में, जहाँ मल्लापुरम से भी ज़्यादा आबादी, वहाँ गया मैं और तस्लीमुद्दीन साहब को हरा के लोकसभा के अंदर आया। जहाँ कभी हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ, जहाँ एक दूसरे के मोहल्ले में लोग नहीं जाते थे, जहाँ कांग्रेस के दौरे इक़्तिदार में मुसलमानों को मार कर उस पर गोभी की खेती कर दी गई थी, वहाँ पर मैं वोट मांगने गया और हिंदू मुसलमान दोनों ने गले लगाए। तो मैं इन चीज़ों से बहुत ऊपर सोचता हूँ और मैं मानकर चलता हूँ कि मैं पहले तौर पर इंसान हूँ और इस मुल्क की खिदमत में ऊपर वाले ने मौका दिया है, मैं कर रहा हूँ। सवाल तो होते ही हैं। मुसलमान तो लगते होंगे, किस बात का इल्ज़ाम लगे? लोग पूछते होंगे, आरोप तो लगाते होंगे कि शहनवाज हुसैन है, बात नहीं करते हैं, हमारा जो मुद्दा है वो उठाते नहीं, क्योंकि इल्ज़ाम तो लगते हैं हम भी, क्योंकि इसी नहीं, जो मुझे वोट देते हैं मैं तो सबकी फिक्र करता हूँ। वो और वोट में कहाँ लिखा होता है? अच्छा, तो अभी आपने कहा था जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तो जो मोदी को पसंद है वही बात शहनवाज हुसैन करते हैं क्या? जो मुल्क को पसंद है वही बात हम तो करते मुल्क का हैं। हाल जो और मुल्क को तरक्की के रास्ते पे, मुल्क को तरक्की के रास्ते पे मेरे नेता लेके जा रहे हैं, तो मैं उसी रास्ते पे चल रहा हूँ। आपको मतलब जो मुल्क का हाल है उससे आप भी नावाकिफ नहीं है, ना हम नावाकिफ है। आपको पता है लगातार जो है इस तरह की टिप्पणियां की जाती है। अगर हम बात करें, आप ही के केंद्र मंत्री हैं गिरिराज सिंह, और लगातार जिस तरह की वो टिप्पणियां करते हैं, और खास के जो हिंदू मुसलमान वाला मुद्दा है उसको हमेशा वो गरमाते ही रहते हैं। अभी रिसेंट का उनका एक मुसलमानों को लेकर उन्होंने टिप्पणी कर दी थी। क्या और कर अगर दी? हम बात उनकी भी नहीं करें, हम बात हरिभूषण बचौल की करें, साफ कह दिया था मुसलमानों से जो है उनका राइटिंग, जो मतलब राइट टू वोट है वो छीन लेना चाहिए। तो मतलब ये क्या चल रहा है? जो कुछ भी बोलते हैं, जो लोग बोलते हैं, देखिए हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड है, सबसे हाई पावर डिसीजन मेकिंग बॉडी। उसके बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है जिसका मैं भी मेंबर हूँ, और हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। सबकी राय, मैंने पहले ही कहा ओपनिंग रिमार्क में, एक जैसी नहीं होगी। लेकिन ये सही है कि जब इस मुल्क का बंटवारा हुआ, जिन मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहना था वो रह गए, वो तय करके रहे कि हमारा वतन है, हम मरेंगे तो इसी मादरे वतन के खाक में मिल जाएंगे, और जाना होता तो तब चले जाते। कोई भी सरकार आ जाए, भारत का संविधान ये कहता है कोई किसी की नागरिकता ले ही नहीं सकता। तो न मुसलमान जाने वाले हैं, न कोई दिक्कत आने वाली है। लेकिन मैं एक खुदा के शुक्र के साथ कहता हूँ कि खुदा ने मुझे हिंदुस्तान में पैदा किया। मैं यमन में पैदा नहीं हुआ, मैं सीरिया, चाड, चिली, ईरान, इराक, पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ। आज भी मैं दावे से कहता हूँ कि माइनॉरिटीज़ के जितने राइट हिंदुस्तान में, जितना मेरा हक है उतना नीरज जी का जितना हक है उतना बराबर का हक है। और आर्टिकल 30 में तो माइनॉरिटीज़ को ज़्यादा हक है। कहीं कोई दंगा नहीं है, फसाद नहीं, ठीक है, छोटा मोटा झड़प चलता है, लेकिन आज भी आप देखिए कि अमन अमान है पूरे मुल्क में, कहीं दिक्कत नहीं है। बयानों पे क्या जाइएगा, बयान तो बहुत होते रहते हैं। बयान अगर मोदी जी दें तो जवाब हम देंगे,
कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान हो तो बताइए, हमारे गृह मंत्री जी का बयान या पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर का बयान हो तो बताइए। पार्टी में कई बार अंदाज़े बयान अलग अलग होता है। एक ही जगह जाइए तो लखनऊ में जाएंगे तो कहेंगे नोश फरमाइए, कहीं जाएंगे बिहार में तो लीजिए खा लीजिए, कहीं और राज्य में जाएंगे तो कहेंगे बुजुर्गवार इसे खाइए, कोई कहेगा बुढ़े ठूस ले। तो कहने का अंदाज अलग अलग होगा, मकसद तो एक ही, तो कहने का अंदाज अलग अलग है। लेकिन हमारी पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय ने जो पार्टी बनाई है उस रास्ते पर चलने वाली पार्टी, और आज नरेंद्र मोदी जी की क़यादत में काम कर रही है, तो हम लोग काम कर रहे हैं। शहनवाज जी, ग्लूकोज स्टार्च की फैक्ट्री लगाने की आपने बात की है, साथ ही आपने कहा कि शुगर की भी फैक्ट्री हम लगाएंगे, लेकिन जो शुगर फैक्ट्री पहले से है, आज़ादी के टाइम ऑलमोस्ट 33 शुगर फैक्ट्री थी, अब जो चल रही है वो 11 के आसपास है, 17 के आसपास शुगर फैक्ट्रीज बंद हैं। उन फैक्ट्रीज के लिए आपका क्या प्लान है? देखिए, ये सही है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में केन इंडस्ट्री या IT इंडस्ट्री नहीं आती है, उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट। और ये सही है कि जो शुगर की इंडस्ट्री है वो बंद हो गई थी, क्योंकि शुगर बनाना बहुत प्रॉफिट की चीज़ नहीं थी। तो अब वो जो ज़मीनें हैं वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र हो गई, तो उसमें हम इथेनॉल भी लगा रहे हैं। तो क्या चीज़ है, आजकल गन्ना से आप चीनी बनाएं या इथेनॉल बनाएं तो किसानों का फ़ायदा है। अगर आप मक्का बनाते हैं तो मक्का से आपको मक्का से भी इथेनॉल बनता है, टूटे चावल से भी बनता है, तो उससे भी किसानों का फ़ायदा है। तो चीनी मिल जो बंद हैं उनको चालू कराने में लगे हुए हैं, और इस कोशिश में भी लगे हैं कि नई नई ज़मीन एक्वायर करके उसको हम लोग नई कोशिश करें और इंडस्ट्री लगाएं। अब सबने तो पॉलिटिकल सारे सवाल पूछे, मेरे सवाल जो भी हैं वो नॉन पॉलिटिकल हैं। और सबसे पहले मैं चाहूँगी कि हम जाते हैं, लेट्स गो बैक टू द मेमोरी लेन, और मैं वो जानना चाहती हूँ कि आपकी पहली मुलाकात जो अटल बिहारी वाजपेयी जी से हुई थी वो कैसे हुई थी? क्योंकि मैंने एक किस्सा सुना है कि आपने एक भाषण दिया था जिसको सुनकर अटल बिहारी जी की नज़र जो है वो आप पर पड़ी। आज वो राज खोल ही देता हूँ, मेरी आवाज़ शुरू से भारी है। फ़ोन पे अगर मैं आपको फ़ोन करता तो लगता कोई अंकल जी फ़ोन कर रहे हैं। तो मैंने फ़ोन किया अटल जी को एक बार। मैं 86 में आरिफ बेग साहब से मुतासिर होके बीजेपी में आया था। लव 86 फिल्म भी आई थी। तो मुझे रेनू जी भी 86 में मिली, जो मेरी अभी शरीक हयात हैं, धर्मपत्नी। एक बस में मिल गई थी मुझे और उनसे प्यार हो गया। और पार्टी भी आरिफ बेग साहब से मैं मिला और मुझे लगा ये मुस्लिम है बीजेपी में, जो आप सवाल पूछ रही थी। तो मैं भी क्रिटिक की तरह गया कि आप बीजेपी में मुस्लिम होके। तो उन्होंने बताया कि भाई ये डेमोक्रेटिक पार्टी है, ये परिवारवादी पार्टी नहीं है, ये सबकी पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये भारतीय हिंदू पार्टी नहीं है, ये सबके लिए है। जो आज मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्व। तो मैंने अटल जी को यहाँ फ़ोन किया, तो मैंने कहा सर मैं सैयद शाहनवाज हुसैन बोल रहा हूँ, अब मुझे आपसे मिलना है। तो उन्होंने कहा बोलिए शाहनवाज साहब, आइए कल मिलने। तो मैं गया, मैं बहुत पतला होता था, सिर्फ 48 किलो वज़न होता था, अब तो 70 हो गया। तो मैं गया, पैंट शर्ट पहनता था। तो वहाँ उनके PS थे, बड़ी बड़ी मूछें रखते थे, शिव कुमार जी। वो गेट पे मिले, उन्होंने कहा हाँ भाई लड़के बताओ। मैंने कहा वो अटल जी से मिलना है। तो बोले क्यों मिलना है? बैठ जाओ यहाँ। तो बैठ गए। तो उन्होंने कहा, हमने कहा नहीं उनसे बात हुई थी, उन्होंने बुलाया है। तो अटल जी आए। उस ज़माने में सिक्योरिटी बड़ी कम होती थी, ज़्यादा नहीं होती थी। अटल जी के यहाँ तो सिक्योरिटी थी, क्योंकि 84 में इंदिरा जी के कांड के बाद थोड़ी सिक्योरिटी बढ़ने लगी थी। तो उन्होंने कहा कि अरे शिव कुमार जी वो शाहनवाज आए होंगे। तो मैं बैठा था, मैंने कहा सर मैं ही हूँ शाहनवाज। तो उन्होंने कहा अच्छा आप शाहनवाज हैं। तो उनको कल्पना थी कि वो बड़े
लंबे से शेरवानी उरवानी पहने हुए शाहनवाज साहब आएंगे। मैंने बताइए, मैंने कहा सर बड़ी ख्वाहिश थी आपसे मिलने की, मैं पार्टी में काम कर रहा हूँ आरिफ बेग साहब के साथ। तो पहली मुलाकात वो थी। उसके बाद मैं पार्टी में काम करता रहा। 89 में ही मैं बैतूल में मध्य प्रदेश में आरिफ बेग साहब के चुनाव में गया। तब पाढ़र का एक इलाका है जहाँ मैं पुआल बिछा के ऊपर दरी बिछा के होता था, पंपिंग सेट पे नहाता था। एक सेठ जी थे, उनके यहाँ खाना खाता था और दिन भर प्रचार करता था। और वहाँ उस इलाके का इंचार्ज था मैं। बहुत कम उम्र का था, पर्सनालिटी भी ज़्यादा नहीं थी, गाल वाल भी धसा हुआ था, कोई इम्प्रेस नहीं करता था किसी को ज़्यादा। तो वहाँ चुनाव में रहा। 91 में भी मैं घोड़ा डोंगरी विधानसभा के पाढ़र में रहा, 2 चुनाव में। तो मध्य प्रदेश के आरिफ बेग साहब थे। उसके बाद उमा भारती जी 92 के बाद, अयोध्या आंदोलन के बाद एकदम हीरोइन की इमेज थी उनकी। वो युवा मोर्चा की अध्यक्ष बनी। श्री जगत प्रकाश नड्डा जी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। सबसे पहले उन्होंने मुझे राष्ट्रीय कार्य समिति में रखा अपने साथ। आज मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और उसके बाद एक बैग पता लगा कि उमा भारती हो गई हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैंने कहा अरे ये तो मुझे निकाली बाहर करेंगी, पता नहीं कैसे व्यवहार करेंगी। तो मैं गया, मैंने कहा दीदी मैं शाहनवाज हूँ। तो इतने प्यार से मिली, मैं तो एकदम कल्पना ही नहीं किया था, मेरा परिचय नहीं था उनसे। और उसके बाद उन्होंने सारी जिम्मेदारी मुझे दे दी, बहुत माना। फिर मैंने कहा हिंदू मुसलमान की दिक्कत क्या है। मैंने शुरू में एक बात ठाना था, मैं सुपौल से आता हूँ, वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, लोग मैथिली बोलते हैं, एक साथ रहते हैं, त्यौहार एक साथ मनाते हैं, कभी कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, कभी जब से धरती बनी तब से नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि और जगह क्या दिक्कत है। तो खान पान में अगर मैं आनंद जी एक साथ खाए थाली में, तो हमारी थाली, हमारा बोली भाषा सब कुछ एक है, पूजा पद्धति अलग अलग है। हिंदू धर्म में भी कुछ लोग मंदिर मूर्ति पूजक हैं, कुछ नहीं, कुछ सनातनी है, कुछ आर्य समाजी है, कोई निरंकारी है, कोई अकाली है, कोई सिख समाज को फॉलो करता है, कोई जैन को, कोई अग्रवाल समाज में लोग हैं ही, लेकिन अलग अलग मज़हब है। तो मैंने कहा ये एक ही दिक्कत है, गौवध पे प्रतिबंध लगना चाहिए, जो मैंने इस पे बहुत काम किया। तो मैंने जगह जगह युवा मुस्लिम सम्मेलन की, 28 जगह। और फिर 92 के बाद का माहौल अलग था, लोग कहते थे युवा मुस्लिम सम्मेलन, उमा भारती जी अध्यक्ष युवा मोर्चा कर रहा है। तो मेरे साथ कैलाश विजयवर्गीस जी, ओम बिरला साहब, ऐसे करके प्रदीप जडेजा जी और बहुत सारे हमारे साथी थे। हमने दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में एक बड़ा कार्यक्रम रखा 4 दिसंबर 1997 को। वो टर्निंग पॉइंट था। हमने कहा कि कार्यक्रम रखेंगे, उतने में सुबह सुबह मुझे प्रमोद महाजन मिल गए। उन्होंने पोस्टर देखा, तब हाथ से पोस्टर लिखा जाता था, तो उस पर लिखा हुआ था, मैंने बनवाने को दिया, तो प्रूफ देख लिया, दे दिया बनाने को। तो आया उद्घाटन करता श्री लाल कृष्ण अडवाणी, मुख्य अतिथि सिकंदर बख्त, अध्यक्षता साध्वी उमा श्री भारती, समापन करता श्री अटल बिहारी वाजपेयी और संयोजक सैयद शाहनवाज हुसैन। तो चारों नाम एक ही तरह लिख दिया। मैं तो बड़ा छोटा सा युवा मोर्चा का कार्यकर्ता था। प्रमोद महाजन ने कहा तुमने इतने इतने बड़े पोस्टर लगा लिए, ये कौन, क्या कर रहे हो? तालकोटरा इंडोर स्टेडियम में कहाँ से लोग आएंगे? इतने मुसलमान हमारी पार्टी में गिने चुने दिख रहे हैं, तुम कहाँ से यहाँ लाओगे? कैंसिल करो, अडवाणी ये कोई नहीं जाएगा, कल लोकसभा भंग होने वाली है, इतना माहौल ख़राब चल रहा है। उसी तो मैंने उमा जी को जाके कहा भाई प्रमोद जी तो बिगड़ रहे हैं, कहाँ से लाओगे मुस्लिम? मैंने उस वक्त 70 बस, तो ये कृष्णपाल गुर्जर जो है वो ट्रांसपोर्ट मंत्री थे हरियाणा में, उनका बड़ा रोल है, उन्होंने हमें 70 बस दी और साथ में अपने समर्थक दिए। तो मेवात से लोग आए, फिर बिहार के जो लोग यहाँ काम करते हैं उनको बुलाया हमने, और तालकोटरा इंडोर स्टेडियम में इतने मुस्लिम आ गए कि खाना ख़त्म हो गया और भीड़ बढ़ गई। कुशाभाऊ ठाकरे जी आए, उसमें 2 प्रस्ताव पारित हुआ कि भारत का युवा मुसलमान ये मांग करता है कि गौवध पे पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए ताकि हिंदू के जज्बात मजरू ना हो।
मुसलमान खाए, अगर न खाए तो उसका क्या बिगड़ने वाला है, और अगर खाता है तो हिंदू भाइयों के जज्बात को ठेस पहुंचती है। तो मैंने कहा ये विवाद ख़त्म करें। ये मैंने शुरू किया। उस वक्त बड़े अखबारों में 5 जन में तो 2 पेज छपा था, बहुत सब लोगों को याद है जो पुराने लोग। तो उसमें हम जो युवा मोर्चा के वर्कर होते हैं उनको दरी उड़ी बिछाने का काम था। आजकल तो अलग है, तुरंते बनता है, होर्डिंग लगाता है, फेसबुक पे डालता है और माला उला पहन के सब पॉपुलर हो जाता है। हम लोग तो बड़ी मेहनत की है। जैसे 89-91 भी मैं मध्य प्रदेश में रहा और 96 भी मैं उमा भारती जी के चुनाव में टीकमगढ़ रहा। यानी 3 लोकसभा मैंने काम किया मध्य प्रदेश के अंदर। तो हम लोगों ने काम किया। फिर अटल जी आए तो मैंने उस हॉल का नाम रखा था शहीद अशफाकुल्ला खान नगर बसाया। अलग अलग दीवार लिखा। तो हमने लिखा भाई ये मौलाना आज़ाद द्वार लिखो, ये लिखो। एक को मैंने कहा है लिख दो जनरल शाहनवाज द्वार, वो सहगल डिल्लन और शाहनवाज लाल किले से आई आवाज़, वो नाम था। तो वो लिखने वाले ने, अब मैं सब काम क्या क्या करता, लिखने वाले ने उसको जनरल की जगह शाहनवाज द्वार लिख दिया। अटल जी आए, बोले अरे भाई आपने अपने नाम पे द्वार बना लिया। मैंने कहा नहीं सर, वो जनरल शाहनवाज के नाम पे। तो बड़े भीड़ बहुत थी, मुस्लिम बहुत बड़ी तादाद में आए। इतनी बड़ी किसी ने नहीं की, सब खाली हवाबाजी करते थे कि बीजेपी में है, बयान दे दिया, 2 बयान मुस्लिम के खिलाफ ही दे दिया और मुसलमानों के नेता बन गए। हमने कहा भाई, तो हम लोग जब युवा मोर्चा में थे तो एक बार प्रमोद महाजन जी आए थे मुंबई में, और उन्होंने कहा था कि तुम बीजेपी ने माइनॉरिटी मोर्चा इसलिए बनाया कि आप मुसलमानों का दिल जीतो और वो पार्टी में आए। आप हिंदू के काम में दखल मत दो, जो हम हिंदू से ताली हम बजवा लेंगे, आप मुसलमानों से ताली बजवा के दिखाओ। तो मैंने वो दिमाग में पकड़ ली बात। मैं सोचता था कि समाज में काम करेंगे तो पार्टी का एसेट होगा। आजकल टीवी चैनल वाले 2-3 लोग बैठा देते हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी में पैदा हुए, उनका एक ही काम है दिन भर मुसलमानों को गाली देना। आपको लग रहा है बड़ा राष्ट्रवादी विचार का व्यक्ति है, हिंदू होकर हिंदू को गाली दे तो बड़ा सेकुलर जहन का आदमी, मुसलमान होकर मुसलमान को गाली दे तो राष्ट्रवादी विचार का आदमी। अरे जो अपने कौम का सगा नहीं है वो आपका सगा क्या होगा? जो अपने मज़हब का सगा नहीं वो दूसरे मज़हब की क्या इज्जत करेगा? अगर आप हिंदू हैं और आप अपने मज़हब पे ही के ख़िलाफ़ हैं तो आप हमारे मज़हब के पक्ष में आ जाएंगे। तो हमें कहना भाई, हमारे कलाम पाक में है लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। तो हम इस रास्ते पे चलने वाले हैं। मज़हब अच्छाई के लिए, मज़हब किसी की बुराई के लिए नहीं। तो फिर मुझे मौका मिला, तो संचालन करने का मौका मिला मुझे, तो मुझे माइक मिल गया और अटल जी मिल गए। और अटल जी मिल गए, लोकसभा भंग हो गई, सीधे वो लोकसभा से घर नहीं गए, तालकोटरा इंडोर स्टेडियम आए युवा मुस्लिम सम्मेलन में, और मैंने उसमें तकरीर दे दी। मैंने कहा आज दाऊद इब्राहिम, उस वक्त में उसामा बिन लादेन उद्दीन नहीं होता था, और इन लोगों की तस्वीर तो मिल जाती है, लेकिन शहीद अशफाकुल्ला खान की तस्वीर मैंने तलाशना चाहा तो नहीं मिली। अडवाणी जी के रथ से उतार कर मैं लाया, क्योंकि इस मुल्क में मुल्क से मोहब्बत करने वाले मुसलमानों को नहीं जानता। ये टीवी वालों को देखिए, जो हिंदू मुस्लिम में दरार पैदा करते हैं उसको बैठाए रखते हैं, और वो खूब दरार पैदा कर देता है और खूब पॉपुलर भी हो जाता है। देखिएगा वो हैदराबाद की तरफ से लोग आते हैं, कैसा दरार पैदा कर देते हैं और वो बड़े पॉपुलर हो जाते हैं। जो हैदराबाद की गली का नेता नहीं है, यानी एक मोहल्ले में जिनकी पार्टी थी, आज टेलीविज़न की वजह से रोज़ बयान देकर कैसे टकराव हो जाए, डायनामाइट जैसा बयान। तो हमने तय किया हम फेविकॉल बनेंगे, हिंदू मुसलमान को जो तोड़ेगा उसको हम जोड़ेंगे। तो मैंने अटल जी के सामने तकरीर दी, और तकरीर नहीं दी, संचालन था, लेकिन मैंने थोड़ा सोचा लिबर्टी ले लूँ, खींच दिया। आज जब मैंने खींचा तो अटल जी को अच्छा लगा। फिर उन्होंने उमा जी से कहा कि ये तो बड़ा अच्छा बोलता है, इसको लोकसभा में लड़ाओ। फिर उमा जी का फ़ोन आया, शाहनवाज तू लोकसभा लड़ेगा? मैंने कहा हाँ दीदी। कहाँ से लड़ेगा? तो मैंने भी सोचा ऐसे ही मजाक हो रहा है। मैंने कहा जो सबसे मुश्किल सीट है वो दे दीजिए। तो उन्होंने किशनगंज दे दी। फिर उन्होंने बातचीत की, गोविंदाचार्य जी प्रभारी थे बिहार के, कैलाशपति मिश्रा जी थे, मेरे पास पीपी नंबर था। तो फ़ोन आया, शाहनवाज कहाँ रहता है? तो हमने कहा दीदी इधर ही हूँ, बताओ। तो तेरा टिकट हो गया है?
तुझे लड़ना है किशनगंज से। मैंने तुरंत 501 नंबर बस पकड़ी मालवीय नगर से, फिर बीजेपी ऑफिस आया और टिकट का वो घोषणा हो गया पहली लिस्ट में। उसी बार मुख्तार अब्बास नकवी साहब को भी मिली, लेकिन वो सेकंड लिस्ट थी, पहली लिस्ट में मेरा नाम था। तो मीडिया में मैं शुरू से फ्रेंडली रहा हूँ, सब लोगों ने मुझे बड़ी अहमियत दी। फिर मैंने कहा नहीं, अब तो मुझे टिकट मिल गया, अब मैं ऑटो से घर जाऊँगा। तो मैं ऑटो पकड़ी, ऑटो से घर गया और वहाँ मुझे मिल गया टिकट। मैं किशनगंज गया। वो तस्लीमुद्दीन साहब की इमेज अलग थी, अब दुनिया में नहीं है तो कुछ कहना सही नहीं। कोई मेरे साथ डर से जाता नहीं था, लोग कहता था ज़मानत नहीं बचेगी। हम गए और हमें भी जब गाड़ी में ट्रेन में बैठे, मेरा एक बॉडीगार्ड आया, पता नहीं अभी कहाँ है, फतेह बहादुर मिश्रा नाम था। वो आया, सर तस्लीमुद्दीन इसी ट्रेन में है। तो मैंने कहा क्या करें, कूद जाए क्या? तो मैं गया, वो तस्लीम साहब लुंगी पेट पे सीने पे बांधे हुए थे, बैठे हुए थे। मैंने कहा चाचा अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ही शाहनवाज है। बोले अच्छा आप ही शाहनवाज हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं? तो उन्होंने कहा अच्छा अभी मैं बाथरूम से आता हूँ। वो जा रहे थे बाथरूम, तो मैंने भाषण में कहा, मैंने चचा को कहा, तो चचा ने कहा कि मैं बाथरूम से आता हूँ। तो भाषण में ये बोलता था मैं। फिर मैं एक जगह भाषण देने गया किशनगंज, वहाँ हिंदू मुस्लिम बड़ा दंगा हुआ था, रडिया के 92 में बैरगाछी में ब्राह्मण महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार हुआ था। तो वह मैं बैरगाछी में गया और वहाँ पे जोकीहाट विधानसभा है, तो वहाँ मैंने तकरीर दिया। और जब मैंने तकरीर दिया तो पीछे से कुर्ता खींच रहे लोग, सर इतना टफ मत बोलिए, इतना मत बोलिए सर, झगड़ा हो जाएगा। जितना कहते थे और सख्त बोलता था। उसके बाद हम देखे कि हमारे कहाँ वर्कर है, तो देखे कोई वर्कर ही नहीं। एक कोई हमारा वर्कर था, मौलाना साहब, नाम लेना ठीक नहीं है, उसको तलाशे कहाँ है, तो देखे जीप के नीचे घुसा हुआ है। उधर से आगे हल्ला उल्ला करने। मैंने कहा मैं डरने वाला नहीं हूँ। तो उन्होंने मुझे पूरी तरह ये किया। उसके बाद मैं किशनगंज से पहला चुनाव 6000 वोट से बेईमानी से हरा दिया गया, लालू जी का राज था। फिर दूसरा चुनाव 99 में मैं लड़ा, प्रमोद महाजन जी से वो झड़प के बाद दोस्ती हो गई थी, सम्मेलन के बाद उनको लगा ये लड़के में तो दम है, और उन्होंने मुझे मेरे प्रचार में आए। उन्होंने कहा मेरा नाम, मैं प्रधानमंत्री नहीं लेकिन पीएम हूँ, पी फॉर प्रमोद, एम फॉर महाजन। अगर ये लड़का जीत के आया तो लाल बत्ती लगा के आपके पास भेजूंगा। और मैं वहाँ से चुनाव जीत गया तो एकदम अलग माहौल था। पहली बार बीजेपी जीती और मुझे एक घर में रखा गया। एक गोविंद बिहानी जी हमारे थे, सेठ जी कार्यकर्ता थे, जहाँ लोहे की वो उनका दरवाज़ा था, रखा गया, पुलिस वहाँ रही। और उसके बाद मैं यहाँ आया। कैलाशपति मिश्रा जी हमें मानते थे बेटे की तरह, वो गले लगा के मुझे रोने लगे, क्योंकि वो किशनगंज में प्रचारक थे पहली बार संघ के, और मैं जीता। और जब उस वक्त जीता तभी एक फ़ोन आया सुशील मोदी जी का, बात कराया किसी से, तो शाहनवाज जी चुनाव क्या हुआ, जीत गए? हम कहा हाँ जीत गए। तो पूछे कि सही में जीत गए क्या? हम कहा हाँ जीत गए। बोले सर्टिफिकेट मिला? हम कहा हाँ मिल गया है। तो बोले कैसे जीत गए? मतलब पार्टी के लोगों के हिसाब से डी कैटेगरी सीट थी। तो मैं जीत के आया तो मेरी पार्टी ने मुझे पहले फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर बनाया, और मुझे जब बनाया तो उसको उर्दू में कहते थे, मैं स्वागत में गया एक जगह तो कहते थे उर्दू में, कुछ मुस्लिम भाई आए और मैंने ओथ लिया शेरवानी में। मैं गया, मेरे जो दिल्ली में मैं रहता ही था तो मेरे बड़े दोस्त थे, एक दो पत्रकार भी थे, तो वो कहे चलो तुम्हारा जैकेट सिलवा देते हैं, बढ़िया तुम तो मंत्री बनोगे ही। हमने कहा कोई पता नहीं। तब मैं फिर गया साउथ एक्स में, एक बड़ा दीवान साहब है उसके यहाँ लगे, वो तो दुकान ही इतनी बड़ी थी, और मैं तो बस में चलने वाला आदमी। तो मैं वहाँ गया तो उसने कहा जैकेट तो नहीं है, उमर अब्दुल्ला की शेरवानी बन रही है यहाँ, तो कहिए तो वैसा ही बना देता हूँ। हमने कहा वो लोग जो हमारे साथ रहते हैं, अरे ये एमपी बने हैं, इकलौते मुस्लिम एमपी हैं, मंत्री बनेंगे। तो और उसने चाय वाय मंगाई मेरे लिए कि भाई ये बड़े इम्पोर्टेंट आदमी लग रहे हैं, और उसने शेरवानी मेरी बनाई, बोला परसों दे दूंगा मैं आपको, 24 घंटे में दे दूंगा, यानी कल शाम तक, आज गया था कल शाम में दूंगा, परसों होते हैं। तो शेरवानी बन गई। फिर साउथ एक्स गया, शेरवानी पे जूता कैसा पहना जाए,
तो वैसा जूता हमारे जो साथी हैं वो बड़े फराख दिल हो गए थे, सर जैसा लेना है वैसा लीजिए। और वो ले दिया जूता एक दोस्त ने, वो भी आ गया और फ़ोन नहीं आया। अब वो इंतज़ार कर रहे हैं, फ़ोन लग गया था। उसके बाद हुकुमदेव बाबू का फ़ोन आया, वो हमें बड़ा मानते हैं बेटे की तरह। बोले शाहनवाज तुमको फ़ोन आया है? मैंने कहा नहीं सर हमको फ़ोन नहीं आया। तो बोले हमको फ़ोन आया है, राज्य मंत्री हमको बना रहा है, तुमको भी आना चाहिए था। तो वो पीएमओ फ़ोन किए, बोले कि शाहनवाज का नाम है? बोले नाम तो है, फ़ोन नंबर नहीं है। तो हुकुमदेव बाबू फ़ोन नंबर दिए और कहे शाहनवाज अभी तुमको मुबारक हो, फ़ोन आएगा अभी। फ़ोन आया तो वहाँ से पीएमओ से बोल रहे थे, मुझे नाम नहीं याद है, अटल जी खुद सबको फ़ोन कर रहे थे। तो उन्होंने कहा माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे बात करना चाहते थे, आपको बधाई हो, आपको मंत्री नियुक्त किया है उन्होंने, कल ओथ होगा, आप वेस्टर्न कोर्ट में जो आपके नाम अलॉट हुआ है उसमें आपको 5 पास भेज देते। तो मेरी वालदा नहीं थी, वो वालिद थे, तो हमें मिला वो मिला, हमने ओथ लिया, शेरवानी पहनी पहली बार, क्योंकि हमारी शादी तो भाग के हुई थी। तो उसमें तो न शेरवानी हुई, न बाजा हुआ, न बैंड बजा, न घोड़ा चढ़ा हुआ, कुछ नहीं हुआ। वो तो हम लोगों ने जाके शादी की और हम लोग साथ रहने लगे। तो शेरवानी पहली बार पहनी तो अरुण जेटली जी मिल गए, उन्होंने कहा बहुत अच्छी लग रही शेरवानी। फिर उमा जी जब मैंने ओथ लिया तो मैंने उनको जाके अटल जी अडवाणी जी के बाद उनको सलाम किया, वो उन्होंने उठ के मेरा माथा चूमा और वो बड़ी खुश थी, जैसे सगी बहन से भी ज़्यादा। मेरे राखी बांधती, मेरे लिए वो सगी बहन ही है। और फिर हमने धीरे धीरे तो जब मेरा स्वागत हुआ तो कहा कि अब आपके बीच में वज़ीर ममलिकत बराए डब्बा बंद खुराक मंत्री। तो सब लोग हंसने लगे। मैंने फिर ये अरुण जेटली जी से कह दी। अब जेटली साहब को कोई बात कही तो सबको पता ही लग जाती थी। तो जेटली साहब ने हर जगह कहा कि पता है शाहनवाज किस बात का मंत्री है? तो अटल जी पूछे किस बात का? बोले डब्बा बंद खुराक मंत्री। फिर मुझे अटल जी ने उसके बाद मुझे यूथ अफेयर स्पोर्ट्स दे दिया, फिर एजुकेशन दे दिया। मैं कहने लगा जब बच्चा मंत्री बनता है तो पहले बच्चे के दूध वाला विभाग दिया, थोड़ा बड़ा हुआ तो खेल कूदने का वक्त हुआ, खेल कूद दिया, उससे थोड़ा बड़ा हुआ तो एजुकेशन में दिया, पढ़ने लिखने को। थोड़ा पढ़ा लिखा तो उन्होंने कहा जाओ नीचे से कोयला निकाल के लाओ, कोयला मंत्री बनाया। जब कोयला ठीक ठाक से निकला, बदन पे कोई दाग नहीं था, तो अटल जी ने कहा जाओ आसमान में उड़ो। और मैं यहीं एक चैनल में डिबेट कर रहा था, मैं शुरू से डिबेटर हूँ, तो मैं कर रहा था तो मुझे एक फ़ोन आया, ये पहली बार बता रहा हूँ आपको। तो प्रमोद महाजन जी का फ़ोन आया, शाहनवाज कहाँ हो? तब तक मेरे पास मोबाइल भी आ चुका था, मैं मंत्री जी कहलाने लगा था। तो उन्होंने फ़ोन किया, बोला तुम्हें कुरान पाक की कसम, और मैं अपने मज़हब को फॉलो करता हूँ, यानी कलाम पाक को, कुरान शरीफ को, और हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के नाम पर कोई कुछ कह दे तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं तुम्हें आज एक बात कहने जा रहा हूँ, तुम्हारे पिताजी टीचर थे? उनका हाँ हैं। तो उनका एक टीचर का बेटा एक राजा हरी सिंह के बेटे का रिकॉर्ड तोड़ेगा। तुम, हमें सूचना मिली है तुम कैबिनेट मिनिस्टर बनने जा रहे हो। मैं जब तक कोल में इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर था, बड़ा विभाग था, तो उस वक्त हमें, और उन्होंने कहा तुम्हें कुरान शरीफ की कसम किसी से नहीं कहना। अब मैं घर गया, अब कैबिनेट मिनिस्टर बनूंगा ये मैंने नहीं सोचा था, पहली बार जीता था, राज्य मंत्री बना और उम्र भी 28-29 साल 30 साल थी। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ वो तुम करण सिंह का रिकॉर्ड तोड़ोगे। तो मैं घर गया, अब पच ही नहीं रहा था बात। तो मैंने पूछा और रेनू कैसी हो? रेनू ने कहा क्यों, क्या हो रहा है आपको, आप ये क्या पूछ रहे हैं कैसी हो? फिर वो भी ना हो, नींद भी ना आए, क्योंकि ये सोच रहा था कि इतिहास बनाने जा रहा हूँ। मतलब सबसे युवा कैबिनेट मिनिस्टर हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमें बनाया और हमने सिविल एविएशन में काम किया, उसके बाद और काम करते रहे।
तो हमें मौका मिला। पार्टी में लगातार 3 बार 13वीं, 14वीं, 15वीं लोकसभा में जीत कर पार्टी का झंडा लहराकर आया। मैं कभी राज्यसभा में नहीं रहा हूँ, मैं वहाँ से आया और भी पार्टी ने हुक्म किया। एक बार मेरी पार्टी, मेरे नेता चाहते थे कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ूं 15 में ही, लेकिन मैं नहीं लड़ पाया। इस बार हुक्म हुआ, अब बिहार की खिदमत कर रहा हूँ और मेरा मकसद है ज़िंदगी का कि भारत माता की 2 आँखें हैं, हिंदू और मुसलमान, एक भी छोटी हो जाएगी तो भारत माता की तस्वीर ख़राब लगेगी। 2 बड़ी कौम है और इसलिए मैं कहता हूँ, मैंने आज नहीं कहा, आप गूगल कर लीजिए, मैंने पार्लियामेंट के फ्लोर पर 2000 में, आज से 22 साल पहले कहा था, भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश और हिंदू से अच्छा दोस्त नहीं हो सकता। और आज मैं कहता हूँ, मोदी से अच्छा नेता नहीं हो सकता जो मसावात के रास्ते पे लेके चले। शहनवाज जी, अब एक और सवाल है जो मैं एक्चुअली में बहुत टाइम से पूछना चाह रही हूँ। आप हमेशा अपनी जो वाइफ है उनका नाम लेते रहते हैं, हर एक किस्से में उनका नाम लेते हैं। अब वाइफ का घर जाना है कि नहीं? मुझे आपकी लव स्टोरी जाननी है बस। मैं कैसे, आपकी जो लव स्टोरी है ये कैसे शुरू हुई, ये किस्सा मुझे जानना है। देखिए, किस्सा जानना आपने सुन लेगा, पूरी दुनिया सुन लेगी। पूरी दुनिया जानना चाहती है। ये जो सऊदी अरब में लोग रहते हैं, दुबई में रहते हैं, लंदन में जो रहते हैं, वो कहते हैं हम बिहार तक देख रहे हैं, बिहारी वाले लोग, तो वो जान जाएंगे। देखिए, मेरी पहली मुलाकात रेनू जी से डीटीसी के बस में हुई। वो मोटा सा बस्ता लेके, मोटा चश्मा पहन के आई और उनको सीट नहीं मिल रही थी, तब बड़ी भीड़ थी। मैंने देखा ये लड़की हैं तो मैंने सीट दे दिया। हम बिहारी लोग थोड़ा कटस्टियस होते हैं, तो हमने उनको सीट दे दी। फिर दूसरे दिन आई, फिर लेट आई, फिर मैंने देखा लंबे लंबे लोग खड़े हैं, बेचारी पिस रही हैं, तो मैंने फिर अपनी सीट दे दी। फिर तीसरे दिन वो आई तो मैंने पहले से एक दोस्त बैठा के रखा। अच्छा, तो मैंने कहा इसको बढ़ाइएगा आप आगे, लेकिन ये पहले बता दीजिए कि जानबूझ के रोज बस आप कर क्या रहे थे? नहीं, मैं भी वहाँ से पूछा जाता था पढ़ने के लिए। वो मैं 730 नंबर की, 740 नंबर की बस थी जी। हम बस का नंबर नहीं भूलें साहब, हम ये जेन्युइन बात बोल रहे हैं। हम बस में चलते थे। फिर उसके बाद उनको सीट दे दी। हमने कहा आप लेट क्यों आती हैं? तो बोले नहीं, लेट हो गई थी। फिर उसके बाद उनकी गली के पीछे रहता था, तो थोड़ी बहुत उनकी पढ़ने की, और बड़ी जीनियस थी पढ़ने में, तो मैं मुतासिर हुआ। और उनकी आंखें बहुत खूबसूरत थी, तो लव एट फर्स्ट साइट ही था। फिर कहने में बहुत वक्त लगा, सालों लग गया। तो उनके भी मन में था, वो भी नहीं कह सकी। तो एक बार मैं उनकी गली में बैडमिंटन खेल रहा था, सच्ची कहानी है। और मैं अंगूठा, वो जूते पहन के नहीं खेल रहा था, तो अंगूठे से टकरा गया पैर और खून निकलने लगा। तो वो गई कुछ बैंडेज लाने के लिए, क्योंकि मैं सीट देता था, तो बैंडेज लाने गई। और जब बैंडेज लाने गई तो मिला नहीं, तो उन्होंने अपना दुपट्टा फाड़ा और उसी से बांध दिया। तो मेरे दिल में वो बात घर कर गई। उसके बाद मैं उनके यहाँ जाने लगा, और मैं बड़ा पतला दूल्हा था, तो उनके घर के लोग मुझे पसंद करते थे कि अच्छा लड़का है। और तो रेनू जी आती थी, तो एक दिन उनकी मम्मी ने कहा इनको पानी दे दो, पंजाबी फैमिली है, तो पानी की जगह देखा दूध है 1 गिलास। तो जब भी मैं जाऊं तो 1 गिलास दूध दे देती थी। मम्मी कहे पानी दो, वो दूध आके 1 गिलास दे देती थी। तो मैंने एक दिन पूछा क्यों दे? बोले आप इतने कमज़ोर हैं, अकेले रहते हैं। मैंने कहा इतनी फिक्र। फिर एक बार वो उनका बर्थडे था, तो मैंने एक कार्ड लिखा और मैंने कुछ लिख दिया और एक कलम दिया उनको पहली बर्थडे पे। और फिर उनका जवाब आया, ख़त व किताबत शुरू हुई। फिर वो अंग्रेज़ी में ख़त लिखने लगी। मेरी अंग्रेज़ी कमज़ोर थी, तो मेरे जो दोस्त थे पूसा पॉलिटेक्निक में, जो दोस्त थे, वो 1-2 की अंग्रेज़ी अच्छी थी। चंद्रपाल सिंह तोमर, और जो नरेंद्र सिंह तोमर के भाई वो थे, एक राजू सिंह भदौड़िया था, एक लव कुमार था। तो ये लोग हमें बैठ के ख़त लिखवाते थे, मैं भी अंग्रेज़ी में जवाब देता।
तो उसका धीरे धीरे फिर हम दोनों का मज़हब अलग था और बड़ा मुश्किल लगता था कि शादी हो पाएगी। फिर मैंने उमा जी को बताया, क्योंकि मेरी तो वही गार्जियन गुरु, तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, दिल से चाहते हो तो देखो, तुम्हारी धूमधाम से तो नहीं होगी शादी। तो हमारी फिर स्पेशल मैरिज एक्ट में, और फिर उसके बाद हम लोगों ने शादी कर ली और बताया नहीं। फिर हम लोग ने कहा कि भाई चले जाएंगे घूमने, तो बाद में हम लोग गए। उनकी सरकारी नौकरी हो गई थी, तो उनके नेचर से मेरी अम्मी प्रभावित थी वो, तो हम लोग गए, अब शादी हो गई। हमारे यहाँ भी, हम एक सुन्नी सैयद फैमिली से हैं, तो हमारे यहाँ भी इस तरह की शादी कोई हुई नहीं थी ख़ानदान में, तो हमारे यहाँ भी बड़े नाराज़ थे लोग हमसे। और फिर हम लोग साथ रहने लगे। पहली बार एक घर मिला हुसरानी में, नहीं सावित्री नगर में। फिर युवा मोर्चा के साथी आए, वहाँ मिले, ये आरती मेहरा आई, तो मैं, उमा जी ने कहा इनको घर छोड़ दो। तो आरती मेहरा ड्राइव कर रही थी, जो मेयर रही जी। तो हम दोनों पीछे बैठने लगे, बोले नहीं, एक को बोले भाभी जी इनको आगे बैठने दीजिए, तो वो आगे बैठाया। फिर हम लोग वहाँ गए और धीरे धीरे हमारे घर पे पहला हम लोगों के पास पैसे कम थे और वो टीचर थी, तो उस वक्त मैं बेरोज़गार टाइप का था, छोटी मोटी नौकरी थी और माइक्रो मशीन कंट्रोल में मैं सेल्स इंजीनियर था। तो 2 घंटे में मैं वो काम कर लेता था, बाकी नेतागिरी में लगता था। तो उसके बाद पहले हम लोगों के पास पैसे कम थे, तो हुआ कि क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, टीवी लाना कि फ्रिज लाना। तो हुआ कि भाई पानी ठंडा ऊपर वाले से ले लेंगे, पहले टीवी ले आते हैं। तो पहले हम लोग करोल बाग गए, 842 रुपये के बर्तन लाए पहले घर में, फिर गैस चूल्हा उला लाए, फिर ये लाए, धीरे धीरे वो हुआ। और एक मेरे दोस्त थे मनोज अरोड़ा, उन्होंने पता कर लिया मैं कहाँ रहता हूँ, और वो मेरे दोस्त थे। वो दीपावली पे वो मेरे लिए गिफ्ट लेके आए, और बड़ा एम्बैरेसमेंट था कि हमारे पास तो एक बेड ही था, सोफ़ा वोफ़ा भी नहीं था, बैठाएं कहाँ, बड़े शर्मिंदा थे। तो उन्होंने कहा अरे कोई बात नहीं, आप दोस्त हो हमारे। तो वो पहले गिफ्ट लेके वो हमारे यहाँ आए, और धीरे धीरे हुआ। जब मेरा पहला बेटा हुआ तो उसका पहला बर्थडे उमा भारती जी ने अपने घर बीडी मार्ग पे मनाया। उसमें सारे बड़े नेता आए और बड़ा खूबसूरत था, तो उसको गोद में सबने लिया। वो एक तरह से मेरा पहला रिसेप्शन ही था, और वो तस्वीरें आज भी हैं। कृष्णलाल शर्मा जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी, साहब सिंह जी, मदन लाल खुराना जी, मतलब, और उमा जी ने बुलाया था इसलिए सब आ गए। उमा जी की बड़ी शख्सियत होती थी उस वक्त, और हम लोग साथ रह रहे हैं। और अब तो हमारे 2 बेटे हैं। रेणु जी कहती हैं कि अब बच्चों की उम्र शादी की हो रही है, और आपसे कोई पत्रकार जब शादी का सवाल करे तो थोड़ा सा संभल के बोला कीजिए, वो भी सुनेंगे। क्योंकि मेरे दोनों बेटे ने मास्टर कर लिया है, एक तो लंदन में बैंक में जॉब कर रहा है, और दूसरा अपनी एक मॉडलर फैक्ट्री स्टार्टअप उसने शुरू किया है। अब उनकी शादी की बारी है। अब ऐसा नहीं कि मैं यंग लगता हूँ तो मेरी मिसेज को ये इंटरव्यू नहीं दिखाऊं, नहीं तो वो कहते हैं आप शुरू हो जाते हैं, और आप लोग भी छोड़ती नहीं, पूछ लेती हैं। अच्छा शहनवाज जी, चूँकि जुबान आपकी बहुत मीठी है, अच्छी अच्छी बातें आप कर रहे हैं, करते भी हैं आमतौर पर, लेकिन बिहार के साथ क्या दिक्कत है ना कि बिहार में जो मनोरंजन उद्योग है, एक तो वहाँ के गानों को लेकर बहुत आजकल चर्चा हो रही है कि बिहार को लेकर नज़रिया बहुत ख़राब किया जा रहा है गानों को लेकर, और जो वहाँ पर कोई अब अपने आप को सुपरस्टार कहता है, कोई कुछ कहता है, तो आपस में गाली गलौज का प्रचलन, एक दूसरे को धमकी देने का, और ये सब कुछ ऑनलाइन होता है। तो मानते हैं कि आपका विभाग नहीं है, लेकिन बतौर बिहारी इन सब से नजरिया, क्योंकि ये सब किसी और राज्य में देखते नहीं है। ये भोजपुरी गानों में हाँ थोड़ा हुआ है। हाँ अहाँ नहीं जाने छिए, हम मैथिल छिए, हाँ अहाँ मैथिली बाजे छिए, हाँ, तो हमारे मैथिली में नहीं है अभी ये। लेकिन भोजपुरी भी बिहार का ही, वही बिहार का ही मैं कह रहा हूँ ना। हमारे यहाँ जो सुपौल, सहरसा, दरभंगा का इलाका है, या इस सब में भोजपुरी ज़बान हमारे यहाँ नहीं बोली जाती।
लेकिन भोजपुरी क्योंकि बिहार की पहचान है और उसमें बहुत अच्छी बातें हो सकती हैं। अगर इस तरह की बातें होती हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। मेरी उन सब से गुजारिश है कि अच्छी ज़बान कीजिए, क्योंकि मैंने एक दिन देखा कि मेरा ड्राइवर आ रहा था तो मैं एक बैग आ गया और मैंने कहा, वो गाना बजा रहा था तो बंद कर दिया टेप उसने। मैंने कहा यार मीटिंग से आया हूँ, दिमाग पकाओ, गाना चलने दे। बोले नहीं सर ये गाना आपके सुनने लायक नहीं है। मैंने कहा ऐसा क्या गाना है? बिहार का गाना है, भोजपुरी है। तो वो चला ही नहीं रहा था। तो उसमें जितना गाना होता है वो ऐसा कि सुनने में भी साथ बैठ के भाई बहन नहीं सुने। तो मेरी यही भोजपुरी जो एक्टर हैं, गायक, उनसे अपील है कि हम परिवार के साथ गाना सुन सकें। आप कोशिश कीजिए और ऐसा करना चाहिए, आपस में मिलजुल कर भी रहना चाहिए। एक आखिरी सवाल, जो वापस इंडस्ट्री पे आते हैं। आज का आखिरी कहिए। आज का आखिरी सवाल, आपने बोटलिंग प्लांट लगवा दिया, एथनॉल पे काम चल रहा है, टेक्सटाइल पे भी काम चल रहा है, अब आगे क्या? नेक्स्ट शाहनवाज हुसैन बिहार में उद्योग को किस लेवल पे देख रहे हैं? देखिए, हम टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग बिहार का बेस है और जो हम कंज्यूम करते हैं वो भी बेस है। हम मोरवी के लोगों से बात कर रहे हैं कि जो टाइल मोरवी में बनता है, पहले वो चाइना से आता था। नरेंद्र मोदी जी ने मोरवी में इतना बड़ा डेवलपमेंट किया कि अब चाइना एक्सपोर्ट होता है और मोरवी से जब पटना आता है तो 7 दिन लग जाते हैं, कटिहार किशनगंज 9 दिन लग जाते हैं। तो जो टाइल दिल्ली में 2 रुपये का हो, बिहार में 3 रुपये का हो जाता है। नोएडा से महंगा मकान पटना में मिलता है। तो हम ये चाहते हैं कि जो बिहार में टाइल की इंडस्ट्री, शीशे की इंडस्ट्री, वो तो बालू से बनता है, तो उस तरह की इंडस्ट्री, मोटर की इंडस्ट्री, और हम प्रमोट करेंगे। हम कह रहे हैं कि जो हमने नारा दिया कि सिर्फ बेचिए नहीं, बनाइए भी बिहार में, और एक नारा और दिया है कि जो लोग पलायन कर गए थे, जो बिहार के लोग हैं, फार्मास्यूटिकल में तो, फार्मेसी में तो बिहार की बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जो लीडर हैं, तो मैं उसके लिए भी मनसुख भाई मंडाविया साहब से आज ही मिला हूँ और उनसे मैंने कहा कि एक, उन्होंने मुझे कहा कि हम पूरी मदद करेंगे, फार्मेसी के लोगों को बुलाएंगे और बिहार में कैसे इन्वेस्टमेंट हो। तो एक फार्मेसी इन्वेस्टर मीट करेंगे दिल्ली में, मनसुख भाई के ज़रिए, उनके विभाग के ज़रिए लोग आएंगे और हम उनको कहेंगे, और ख़ासकर बिहार की कंपनी को, कि अब तो लौट के आइए बिहार में, और बिहार तक सिर्फ आप न्यूज़ मत दिखाइए, आप भी इस अभियान के पार्ट बनिए, क्योंकि बिहार के लोग जो बाहर हैं, अगर वो फैक्ट्री बिहार में लगा के भी कमा सकते हैं तो अपने वतन लौटकर उनको आना चाहिए। तो हम उस तरह की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सी चीज़ें पाइपलाइन में है, बताना कम है, करना ज़्यादा है, उम्मीद बहुत ज़्यादा है और इस उम्मीद पर खड़े उतरना है। तो ये एक जिम्मेदारी कंधों पर एक बोझ भी है, क्योंकि मैं सेंट्रल में काम कर चुका हूँ और हमारी सेंट्रल में सरकार है मोदी जी की क़यादत में, उनका पूरा, उनकी दुआएं हैं। ज़रूर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, मोदी जी के आशीर्वाद से बिहार को तरक्की के रास्ते पे ले जाएंगे। बहुत नौजवानों की आंखों में उम्मीद देखता हूँ, वो उस उम्मीद को पूरा करने का ज़बरदस्त दबाव मेरे पे है और इंशाल्लाह मैं इसको पूरा करूँगा। शाहनवाज हुसैन बिहार तक देखते हैं और बिहार तक के दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? भरोसे की खबर देखनी हो तो बिहार तक देखिए। चलिए, आपने तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो कहूँगा कि आप ऐसे ही बिहार में काम करते रहे। हम सब लोग चाहते हैं कि भाई बिहार तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ते रहे, और जैसा कि आपने कहा था कि किसी की नज़र ना लगे, बनियान वाले आ गए हैं, बम्बई वाले भी आ जाएं तो और बेहतर बिहार बने। वो आ गए हैं, जो आप सोच रहे हैं ना, जो आप सोच रहे हैं वो भी आ चुके हैं, लेकिन बताना नहीं है जब तक फाइनल काम नहीं हो जाए। हमने अभी पूरे इंटरव्यू में जितनी बात भी बताई, होगा नहीं बताया, हुआ है वो बता रहा हूँ। लोग कहते थे सुई की फैक्ट्री नहीं लग सकती, 1000 करोड़ कोई बिहार में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। एक आरजेडी के एमएलसी साहब ने कहा कि अगर 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा तो हम आपके घर पे आके सील बट्टा से मसाला पीसेंगे। हमने कहा कि नहीं, हमारे मित्र हैं वो हमें उकसा रहे थे अच्छा काम करने के लिए, तो हम काम कर रहे हैं।
हमने पूरे इंटरव्यू में किसी को ब्लेम भी नहीं किया। तो हम यहाँ काम करने आए हैं। मेरे लिए मंत्री जी कहलाना या मेरे लिए कोई बहुत जिम्मेदारी है, ये दायित्व है, ये सेवक हूँ, मैं बिहार का सेवक बन के काम कर रहा हूँ। चलिए, बिहार तक पर ये थे हमारे साथ उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए। हमने कई सारे सवाल इनसे पूछे, काफ़ी लंबा इंटरव्यू रहा, काफ़ी सारा वक्त दिया इन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से। और आप देख रहे थे बिहार तक। आपको ये पूरा इंटरव्यू कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और आपके भी कोई सवाल हो, ये अनकट होगा ना इसमें, बिल्कुल बिना एडिट के, बिना एडिट के होगा। तो आपके भी अगर कोई सवाल हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कोशिश करेंगे कि अगली मुलाकात में इनसे जरूर वो सवाल पूछें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।